बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको डॉक्टर AQ खान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है पहला, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली। तो आज के लेक्चर के हमारे 3 मुख्तसर से हिस्से हैं। उन 3 सवालों को मुख्तसर तौर पर जो है वो यहाँ पर डील किया जाएगा। जो पहला पोर्शन है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की इस्टेब्लिशमेंट को, डायनामिक इक्विलिब्रियम के आने को एक्सप्लेन करना है हमने यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफिकली उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वजाहत करनी है। उसके लिए फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर HI बना रहे हैं। अगेन दिस टू इज़ यूज्ड टू बैलेंस द रिएक्शन। ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी आयोडीन के 2 एटम्स हैं। तो HI को हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो ऑन बोथ साइड्स। तो फ़र्ज़ कीजिए ये एक रिएक्शन है एक कंटेनर के अंदर जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड HI बना रहे हैं। इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह एक और रिएक्शन है, फ़र्ज़ कर लीजिए इसके ऑपोजिट, कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, HI को H2 और I2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में HI H2 और I2 में कन्वर्ट होगा तो ये इसके लिहाज से रिवर्स रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन के लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट हैं वो इसमें प्रोडक्ट हैं, जो इसमें रिएक्टेंट हैं वो उसमें प्रोडक्ट हैं। तो ये एक दूसरे के लिहाज से रिवर्स रिएक्शंस हैं। क्लोज कंटेनर के अंदर अगर हम H2 और I2 को मिला के HI बनाएं तो HI दोबारा इनमें भी कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्लोज कंटेनर के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों होते हैं, अगर जो रिएक्शन करवाया जा रहा हो वो रिवर्सिबल हो तो। चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्लोज कंटेनर के अंदर अगर H2 और I2 को मिला के HI बनाया जाएगा तो HI दोबारा टूटकर और H2 और I2 में भी कन्वर्ट होगा। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। शुरू में H2 और I2 HI में तेज़ी से कन्वर्ट होगा और HI आहिस्ता आहिस्ता इसमें कन्वर्ट होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम H2 और I2 की कन्वर्जन जो HI में है वो स्लो डाउन होती जाएगी, क्योंकि H2 और I2 कम होते जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि वो HI में तब्दील हो रहे हैं। इसी तरह HI वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से HI बन रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कन्वर्जन इसमें ज़्यादा होती जाएगी। इसको समझने के लिए आप लॉ ऑफ मास एक्शन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। चूँकि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के, तो ये शुरू में ज़्यादा होंगे तो इनका इसमें तब्दील होने का रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। ये शुरू में चूँकि कम होता है तो इसका इनमें तब्दील होने का रिएक्शन रेट भी कम होता है, क्योंकि ये शुरू में कम है और ये ज़्यादा है। अच्छा, इसी चीज़ को हम अब ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 2 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होते हैं, एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ लिया है टाइम, मिनट्स में लिया है टाइम, 10, 20, 30, 40 ये मिनट्स शो हो रहे हैं जो एक्स एक्सिस पे लिए जा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी H2 और I2 का इसमें कन्वर्ट होना, ये शुरू में तेज़ होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में क्या होगा, तेज़ होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो डाउन होता जाएगा। शुरू में तेज़ इसीलिए होगा, मैंने आपको बताया कि शुरू में H2 और I2 ज़्यादा होंगे, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और ये कम होगा क्योंकि ये अभी बना ही नहीं है, अभी बनना शुरू हुआ है। तो चूंकि शुरू में ये दोनों रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ये दोनों ज़्यादा होते हैं, तो ये तेज़ी से तब्दील होते हैं इनटू HI। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, हमारा H2 और I2 HI में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में ये तेज़ी से तब्दील हो रहा है, H2 और I2 HI में शुरू में तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ये जितनी तेज़ी से उसमें तब्दील होगा यही रेट ऑफ रिएक्शन है। ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कन्वर्ट होने
स्लो हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तेज़ी से होंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते जाएंगे। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है इधर, तो ये कम होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका उसमें कन्वर्ट होना, ये कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, अल्टीमेटली जो है वो ये एक जगह पर आकर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। यहाँ से आगे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं। अब ये मजीद स्लोपी नहीं है, ये नीचे को नहीं जा रहा, यहाँ से कम होता जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मजीद नीचे को नहीं जा रहा, बजाय नीचे को जाने के वो स्ट्रेट हो गया है। ये स्ट्रेट होने का मतलब ये है कि अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट हो गया है और अब कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। इसी तरह ये हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पीड अप होता है, ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि शुरू में चूंकि प्रोडक्ट कम होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो जो बनती रहती है फिर वो तेज़ी से तब्दील हो जाती है इनटू रिएक्टेंट्स, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज करता जा रहा है, शुरू में तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है इसलिए ये स्लोप भी ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आकर यहाँ से आगे आप देख सकते हैं ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो दोनों लाइंस हैं, ग्राफ्स हैं, वो आपस में आकर मर्ज हो गए हैं इस पॉइंट पर। जहां आकर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे उसके बाद ये दोनों कांस्टेंट हो गए हैं। चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हो चुके हैं और अब किसी एक की या दूसरे की रफ्तार कम या ज़्यादा नहीं हो रही, अगर कम या ज़्यादा हो रही होती तो ये नीचे को आ रहा होता, ये ऊपर को जा रहा होता, यहाँ आकर ये दोनों क्या हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं। यानी कि यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि इतने वक्त के बाद, लेट्स सपोज 120 मिनट्स, ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा और फिर कोई रिएक्टेंट कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इस तरह बड़ी आसानी से ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होता जा रहा है, यहाँ आकर कांस्टेंट हो गया है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ आकर दोनों क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं, कांस्टेंट हो गए हैं और उसके बाद अब कोई कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। तो यहाँ आकर क्या हो चुका है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो ये सिंपल सी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी हमारी जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम की एस्टैब्लिशमेंट की। आज के लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में आता होता है, बुक में एक बॉक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको आपको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की हैं, बड़े लेवल की हैं। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दीज चेंजेस, या इन खसूसियात को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका आपस में हल्का सा कंपैरिजन या मुआजना किया गया है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं। जो रिवर्स रिएक्शन होता है इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होती है। दूसरा फर्क क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इट प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट से राइट होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा होता है। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट में, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रही होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इनिशियली फास्ट होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट स्लोज डाउन। तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहता है, कम। मैंने आपको पहले बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज़्यादा इसलिए होता है कि शुरू में रिएक्टेंट ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट कम होती है। तो शुरू में चूंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होता है तो वो तेज़ी से प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा होता है, इसलिए फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो फॉरवर्ड शुरू में ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो रिवर्स रिएक्शन है इनिशियली स्लो होता है, शुरू में रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट होती ही नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन इंशाल्लाह अगला टॉपिक है, तीसरा लेक्चर हमारा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है क्योंकि शुरू में
प्रोडक्ट होती ही नहीं है जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो दोबारा। आहिस्ता आहिस्ता चूंकि प्रोडक्ट बनती रहती है तो फिर वो दोबारा क्या हो जाती है, रिएक्टेंट में तेज़ी से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ये 4 मुख्तसर से डिफरेंसेस थे बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। अगला हमारा आज का तीसरा छोटा सा जो टॉपिक है, ये अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खुसूसियात। डायनामिक इक्विलिब्रियम की ऐसी कौन कौन सी खुसूसियात हैं मैक्रोस्कोपिक, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोपी। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की पहली खुसूसियत है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर है, फीचर है, वो क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन अ क्लोज सिस्टम ओनली। डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ बंद बर्तन के अंदर, क्लोज सिस्टम, क्लोज कंटेनर के अंदर आता है। ओपन कंटेनर या ओपन बर्तन के अंदर या ओपन एटमॉस्फेयर में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। उसकी सिंपल सी रीज़न है, अगर कंटेनर ओपन होगा तो अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल या प्रोडक्ट्स कोई गैसियस बनती है तो वो प्रोडक्ट जो है वो स्केप कर जाएगी। तो अगर कोई गैसियस प्रोडक्ट बनी ड्यूरिंग द रिएक्शन तो वो स्केप कर जाएगी, बर्तन से निकल जाएगी, तो फिर वो दोबारा कैसे कन्वर्ट होगी इनटू रिएक्टेंट? तो फिर जब वो दोबारा कन्वर्ट ही नहीं होगी इनटू रिएक्टेंट तो फिर रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। जब रिवर्स रिएक्शन ही नहीं होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम तो तभी स्टैब्लिश होगा ना जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे। जब एक प्रोडक्ट या कोई चीज़, कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में से लीव करी जा रहा है, कंटेनर को बाहर निकलता जा रहा है, तो फिर वो दोबारा तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो सकता। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डायनामिक इक्विलिब्रियम को ये है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। याद रखें, जब किसी रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता रहता है दोनों सिमतों में, बट एट इक्वल रेट। इसलिए हम कहते हैं जी वो इक्विलिब्रियम या तवाजुन है, क्योंकि वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हैं। उस वजह से क्या होता है, द रिएक्शन सीम्स टू बी इन एन इक्विलिब्रियम, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, मूविंग येट इन एन इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चल रहा है लेकिन उसके बावजूद इन इक्विलिब्रियम है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का तीसरा फीचर है कि कंसंट्रेशन, कलर, ईटीसी रिएक्शन मिक्सचर का चेंज नहीं होता। अगर रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट रिएक्शंस या प्रोडक्ट्स हैं, जब उनका एक दफ़ा इक्विलिब्रियम आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिएक्शन है, इसमें जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद इसकी कंसंट्रेशन या इसकी कंसंट्रेशन या इसकी HI की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। जब इन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फिर इस रिएक्शन मिक्सचर का जो भी कलर है वो भी कम या ज़्यादा या चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ कम ज़्यादा हो ही नहीं रही, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहा है। तो इस वजह से कलर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फिर वो चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट। चौथी प्रॉपर्टी, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल फ्रॉम ईदर वे। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी तरफ से भी आ सकता है। आप रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा अगर वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसी तरह प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप HI को तोड़कर इसमें कन्वर्ट करें तो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा। आप इन दोनों को मिलाकर ये बनाएं तब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ से आ सकता है, चाहे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील करें, चाहे प्रोडक्ट को रिएक्टेंट। इस लिहाज से, इस रिएक्शन के लिहाज से, ये प्रोडक्ट है तो ये रिएक्टेंट है, मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। पहले रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट अगर हम दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, चाहे आप HI को H2 और I2 में तब्दील करें, चाहे H2 और I2 को मिलाकर HI बनाएं, डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से एस्टैब्लिश हो सकता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पांचवीं कैरेक्टरिस्टिक की जानिब। डायनामिक इक्विलिब्रियम की पांचवीं खुसूसियत यह है कि इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बट अचीव्ड बैक बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया हुआ है, आप टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम
एक्सेट्रा अगर चेंज करते हैं कंसंट्रेशन वगैरह किसी चीज़ की रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स में से, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीगेन करने की कोशिश करता है, री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, दोबारा से अपने आप को बहाल करने की कोशिश करता है इक्विलिब्रियम, अगर हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज करें रिएक्शन मिक्सचर का। तो मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने आपकी आसानी के लिए। इससे मज़ीद तफसील तो फर्स्ट ईयर के 8वें चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, वो उसको फर्दर एक्सप्लेन करता है। लेकिन मैं हल्की सी एक मिसाल से आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये एक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है तो हम आसानी के लिए आपकी फ़र्ज़ कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की जो टोटल मिकदार है वो 100 ग्राम है मैस, और जो प्रोडक्ट है वो भी 100 ग्राम है। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो अब जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मैसेज 100 ग्राम हैं टोटल। अब अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में से लेट्स सपोज हम कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम रिमूव कर देते हैं 100 ग्राम में से, तो हम उस टोटल 100 ग्राम में से अगर 20 ग्राम रिमूव कर देते हैं तो प्रोडक्ट कितनी रह जाएगी, 100 में से 20 ग्राम निकाले तो 80 ग्राम। रिएक्टेंट कितना है, 100 ग्राम। रिएक्टेंट 100 ग्राम हो जाएगा और प्रोडक्ट 80 ग्राम हो जाएगी, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्या होगा, अब रिएक्टेंट दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये 100 ग्राम है और वो 80 ग्राम रह गया है तो ये दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश ना हो जाए। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये 100 ग्राम में से 10 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट कितनी है, 80 ग्राम रह गई थी 20 ग्राम निकालने के बाद। रिएक्टेंट कितना है, 100 ग्राम। जब ये 10 ग्राम उसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 90 ग्राम बाकी रह जाएगा और वो भी 80 से 90 हो जाएगा क्योंकि 10 ग्राम उसमें ऐड हो जाएगा। इस तरह इक्विलिब्रियम री इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपको बात समझाने के लिए एग्जांपल दी है। ज़रूरी नहीं है वैसे कि जब इक्विलिब्रियम आए तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इक्वल हों, वो फिजिकल इक्विलिब्रियम में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टेस्ट योरसेल्फ में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैसेज इक्वल हों तो तभी इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम सिर्फ तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो। वो जब भी इक्वल हो जाए, वो चाहे 90-90 ग्राम्स पे हो जाएं, वो चाहे 50-50 ग्राम पे हो जाएं, चाहे वो 100 ग्राम और 20 ग्राम पे हो जाएं, जब ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम आता है। फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशन आगे टेस्ट योरसेल्फ में करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स को ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया और आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मज़ीद काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।